Hello everyone. We all have heard about the pyramids of Giza. और pyramids of Giza सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोग इजिप्ट को रिलेट करते हैं, जिसके साथ हम इजिप्ट को रिलेट करते हैं। और हमारे पास बहुत ही बड़ा एक ट्रेजर है इजिप्शियन आर्ट का हमारे पास अवेलेबल है। वो इसलिए क्योंकि फेरोनिक रूल यानी कि किंग्स का रूल इजिप्ट के ऊपर ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स के लिए था। सो इजिप्ट हैड अ रूल ऑफ अबाउट 3000 ईयर्स ऑफ फेरोनिक रूल और उनकी ऑलमोस्ट 31 डायनेस्टीज़ थी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें रिसेंट पास्ट में मिली है वो है द डेथ मास्क ऑफ टूटनखामुन। राइट, टूटनखामुन कौन थे? एक बॉय किंग थे जिनकी डेथ बहुत ही छोटी उम्र में हो गई थी। उनका राज्य ओनली अबाउट 9 ईयर्स तक रहा एंड ही वॉज फ्रॉम द न्यू किंगडम। Egyptian history of pharaonic rule has been divided into the old kingdom, the middle kingdom and the new kingdom। और बीच में कुछ इंटरमीडिएट फेजेस थे जो कि जहाँ पर कुछ ज़्यादा हमारे पास रिकॉर्ड्स वगैरह अवेलेबल नहीं हैं। एंड ग्रेव ऑफ टूटनखामुन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि न्यूलिथिक एजेस में लोग क्या करते थे कि ये मानते थे कि एक इंसान की स्पिरिट होती है और उसको नेक्स्ट लाइफ में कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो कुछ स्कल हेड्स रखे गए मिले हमें। और यही चीज़ को कंटिन्यू करते हुए इजिप्शियन आर्ट में अगर हम देखेंगे तो इनका भी मानना कुछ अलग नहीं था अपने प्रेडिसेसर्स से। और ये लोग मानते थे कि हमारी एक आफ्टर लाइफ है। लेकिन जहाँ पर पहले लोग अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ करा करते थे, इजिप्शियंस का ये मानना था कि कोई हमारे लिए कुछ नहीं करेगा और जो भी होगा वो अपने हाथों से ही होगा। तो अपने ही लाइफ टाइम में वो लोग क्या करते थे कि अपने आफ्टर लाइफ के लिए प्रिपरेशंस करना शुरू करते थे। और बहुत सारे रेस्टिंग प्लेसेस इन्होंने बनाए हैं मरने के बाद के लिए, उनको हम पिरामिड्स कहते हैं और जो काफ़ी फेमस है। लेकिन इसके अलावा भी अलग अलग टाइप के बरियल प्लेसेस मिले हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन्होंने अपने लिए आफ्टर लाइफ के लिए प्रोविजंस अपने उन बरियल प्लेसेस में रखे हैं। राइट, तो ग्रेव ऑफ टूटनखामुन एक ऐसा ग्रेव है जिसमें कि हमें ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें जो उन्होंने अपने उनकी डेथ के बाद रखी गई वो हमें इंटैक्ट मिली है। तो ग्रेव ऑफ टूटनखामुन में क्या क्या मिला है? हमें एक गोल्डन चैरियट मिला है, लाइफ साइज स्टैचूज़ मिली हैं, बहुत सारे जेम्स मिले हैं, प्रेशियस मेटल्स मिले हैं, कपड़े मिले हैं और ममी केसेस मिले हैं। ममी क्या होता है ये हम अभी डिस्कस करेंगे बहुत ही जल्दी। आई एम श्योर यू नो अबाउट व्हाट अ ममी इज़, राइट। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं टूटनखामुन एंड हिज वाइफ। ये रहे टूटनखामुन और ये उनकी वाइफ है। दिस इज़ डेटेड अराउंड 1330 BC। ये पेंटेड वुड वर्क फ्रॉम द थ्रोन फाउंड इन हिज टूम। दिस इज़ एक्चुअली अ थ्रोन विच वॉज मेड ऑफ वुड और उसके ऊपर ये सारी पेंटिंग की गई है। तो यू कैन सी इट इज़ अ ब्यूटिफुल पेंटिंग। हियर यू कैन सी टूटनखामुन सिटिंग ऑन हिज थ्रोन, हिज फीट ऑन अ फुट स्टूल। बहुत ही रिलैक्स फॉर्म में ये बैठे हुए हैं। ये इनकी वाइफ है, इनकी वाइफ ने इनके शोल्डर के ऊपर हाथ रखा हुआ है। काफ़ी रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर नज़र आता है। इसके अलावा यू कैन सी अ लॉट ऑफ हायरोग्लिफिक्स जिसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था, दैट इज़ इजिप्शियन आर्ट एंड राइटिंग के जो एपिसोड था उसमें। और ये यहाँ पर आप और भी चीज़ें देख सकते हैं कि पेपायरस भी बनाया हुआ है और दोनों किंग और क्वीन बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने ड्रेसअप किया हुआ है, काफ़ी सारी ज्वेलरी पहनी हुई है। सो इट शोज़ दैट दे आर लाइक क्वाइट वेल्थी, राइट। एंड दिस हैज़ बीन फाउंड इन द tomb of Tutankhamun, right? Now what is a mummy?
टूटनखामुन अपने लाइफ टाइम में कोई इतने फेमस किंग नहीं थे, फेमस हुए हैं ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ हिज टूम, right? But there was a king who was very famous, that is Ramesses II. He was a great king, that is why Ramesses II is also known as Ramesses the Great. 1304 से लेकर 1214 BC के बीच में ये जिए, and he was a great pharaoh of the 19th dynasty and the third pharaoh of the 19th dynasty, right? और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है रामेसेस II की मम्मी, और आप ये देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट क्वाइट इंटैक्ट फॉर्म में पाई गई है। और मम्मी क्या है? एम्बाउंड। व्हाट इज़ अ मम्मी? एम्बाउंड रिमेन्स, राइट, ऑफ एनी पर्सन। इसके किसी के भी मरने के बाद वो लोग क्या करते थे कि उसके बॉडी के ऊपर एम्बामिंग करते थे, और वो बॉडी काफ़ी सालों तक वैसे ही प्रिजर्व्ड रहती थी। वो क्यों? क्योंकि मरने के बाद स्पिरिट यानी कि का उनको ये था मानना कि जब मर जाएंगे स्पिरिट निकल जाएगी बॉडी में से, तो वो कहाँ जाके रहेगी। तो जब वो लोग अपने टूम्स बनाते थे तो उसमें वो लोग मम्मी को वहाँ पर ही रखते थे, और ताकि स्पिरिट के पास उसमें रहने की जगह हो। बट जस्ट इन केस अगर अगर मम्मी डिकम्पोज हो गई तो उसके बजाय वो लोग कुछ लुक लाइक स्टैचूज़ भी रखा करते थे। रामेसेस II की खास बात क्या थी कि ही रूल फॉर 67 ईयर्स एंड लेकिन उनके टूम में से कुछ ज़्यादा सामान हमें मिला नहीं, क्योंकि टूम को रॉब कर लिया गया बहुत ही सेंचुरीज पहले। आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी ऑफ pyramids and all and about pyramids and all getting robbed, right? क्योंकि इतना ट्रेजर रखा जाता था फेरोज़ के साथ कि naturally it used to tempt the thieves. And this is the mummy of Ramesses II. और Ramesses II की मम्मी किस में रखी गई? ये है wooden coffin of Ramesses II. Now you can see that they have tried to make a face of Ramesses II, but it is definitely not a look-alike of Ramesses II because यहाँ पर कुछ strict rules, strict canons of portraiture वो लोग follow करते थे। और most of the coffins में वो लोग hieroglyphics भी लिखा करते थे। लेकिन ख़ास बात क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कॉफिन है उसमें हैंड्स आर बोथ क्रॉस्ड, और रामेसेस II की मम्मी के भी हैंड्स आर बोथ क्रॉस्ड। और वो लोग क्या मानते थे कि एक आफ्टर लाइफ में भी उस बॉडी को ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करते थे, ताकि आफ्टर लाइफ में भी स्पिरिट के रहने की एक जगह हो। और ये रामेसेस II को कहाँ बरी किया गया था? इन द वैली ऑफ किंग्स, राइट। आपने प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स देखी होंगी, लेकिन वहाँ पर मेन रीज़न क्या होता था कि जब हंटर्स हंटिंग के लिए जाते थे तो उनको लगता था कि जैसे जो भी एनिमल्स जिनको हंट करने जा रहे हैं दे आर वेरी पावरफुल। तो वो लोग क्या करते थे, हंटिंग जाने से पहले केव्स की दीवारों पर उस एनिमल की बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाते थे और उस एनिमल को मृत दिखाते थे, एज इफ दे हैव ऑलरेडी किल्ड दैट एनिमल। क्योंकि उनका ये मानना था कि एनिमल ज़िंदा है और एनिमल जब मर गया तो उसमें फ़र्क क्या रह गया, यानी कि एक स्पिरिट का फ़र्क रह गया। मरने के बाद स्पिरिट निकल जाती है और वो एनिमल की बॉडी उनके कंट्रोल में रहती है। यही एक मान्यता बहुत आगे चलती रही। इनफैक्ट टुडे ऑल्सो वी बिलीव इन ऑलमोस्ट द सेम सॉर्ट ऑफ अ थिंग। और इजिप्शियंस भी इस चीज़ को मानते थे। और लेकिन आपको याद होगा कि जब हमने प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स डिस्कस की तो वहाँ पर इंसानों की बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स नहीं मिली हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी पेंटिंग हमें एक इजिप्शियन टूम में मिली है, और प्री डायनेस्टिक टूम, जब इस यानी कि जब से डायनेस्टीज़ उन्होंने बनाने शुरू की या जिसका रिकॉर्ड रखना शुरू किया, उससे पहले की एक ये टूम है हायराकोनपोलिस में, और इट इज़ डेटेड टू अराउंड 3200 BC। अब इस पेंटिंग को हम लोग डिस्कस करेंगे।
ख़ास बात इजिप्ट की एक और है कि इजिप्ट के पास लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है, और बहुत सारी चीज़ें जो इजिप्शियंस की बिलीव्स के इर्द गिर्द घूमती हैं वो नाइल के साथ जुड़ी हुई हैं, यानी कि बोट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर आप एक पेंटिंग देख सकते हैं जिसमें कि आप 3 बोट्स देख सकते हैं यहाँ पर, राइट, यू कैन सी 3 बोट्स आर देयर, राइट। एंड यहाँ पर बोट्स क्या करती हैं, बोट्स इस दुनिया से दूसरी दुनिया में आपको लेके जाती हैं। वो कैसे हम समझ पाए हैं, क्योंकि बोट्स के ऊपर आपने यहाँ पर टूम्स देखे हैं, बहुत सारे टूम्स देखे हैं यहाँ पर सारी बोट्स के ऊपर टूम्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी टूम्स होते होंगे जिसके अंदर वो लोग परी करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बोट्स रिप्रेजेंट करती हैं कि इंसान की स्पिरिट को वो दूसरी वर्ल्ड में लेके जा रही हैं। और एक और ख़ास बात यहाँ पर ये है कि फ्यूनररी प्रैक्टिसेस पता चलता है हमें। देखिए आप यहाँ पर कि यहाँ पर इन्होंने विमेन दिखाई हैं दो, यहाँ पर 2 विमेन, दे बोथ आर क्राइंग ओवर द डेड, दे आर लाइक हाथ फैलाए हुए हैं और खूब रो रही हैं ऐसा लगता है हमें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टूम है और ये है एक बोट। तो इससे पता चलता है कि इजिप्शियंस के फ्यूनररी कस्टम्स कैसे थे, राइट। और इस पेंटिंग में आप ये बोट्स के अलावा और भी चीज़ें देख सकते हैं, यानी कि एनिमल्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, ऑरिक्सस टाइप ऑफ एनिमल्स हैं। और यहाँ पर आप एक इंसान देख सकते हैं, इसके आसपास भी एनिमल्स हैं। द एनिमल्स मे बी oryxes or they may be reindeers or they may be lions, but you can definitely see a lot of animals. लेकिन एक चीज़ जो हमने प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में कभी नहीं देखी थी वो ये है कि लोग आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ पर यू कैन सी अ लॉट ऑफ फाइटिंग पीपल, राइट। यहाँ पर भी जैसे कि लोगों ने स्पीयर्स वगैरह पकड़े हुए हैं और आपस में लड़ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये प्री हिस्टोरिक उसमें आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पर लोग बाहर एनिमल्स को हंट करने के लिए जाते थे। लेकिन जैसे ही आगे प्रोग्रेस हुआ, सिविलाइजेशन थोड़ी सी और आगे बढ़ी और एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट डोमेस्टिकेशन हुआ, तो ऐसा हुआ होगा कि जैसे कुछ लोगों ने अपने क्रॉप्स लगाए हैं तो उसके आसपास के लोग जो क्रॉप्स नहीं लगा पाए हैं उनको अटैक करने की कोशिश कर रहे होंगे, वो फूड रिसोर्सेज को चोरी करने के लिए। और शायद से इसलिए उनके आपस में लड़ाई होगी, बिकॉज कुछ लोगों के पास रिज़र्व फूड्स हैं और कुछ लोगों के पास नहीं है। एक और ख़ास बात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया है कि ये टाइप के इंसान एक शायद से ट्राइब के होंगे, ठीक है, एक कलर दिया हुआ है उनको, और ये वाले इंसान अलग ट्राइब के होंगे, राइट, ये अलग ट्राइब के हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि लड़ाई जो हो रही है वो 2 अलग अलग टाइप के इंसानों में हो रही है, जो कि उन्होंने ब्लैक और वाइट में रिप्रेजेंट किया हुआ है। It is not necessary that the skin of the people who are fighting is black and white. Maybe it is just a representation showing that people from different tribes are fighting with each other. And from here we can almost trace the beginning of war, right? सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पेंटिंग। लेकिन एक चीज़ ख़ास यहाँ पर है जो कि प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स में से थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर हंटिंग सीन्स नहीं है, इंसान हंट नहीं कर रहा है एनिमल्स को, लेकिन यहाँ पर फाइटिंग पीपल है। इसका मतलब ये है कि अभी इंसान के जो इंटरेस्ट है वो शिफ्ट हो गया है। वो इसलिए भी हो गया क्योंकि ग्लेशियल पीरियड ख़त्म हो गया और क्रॉप्स लोग डोमेस्टिकेट कर पाए, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर पाए, और शायद से एक जगह पर रहना शुरू कर दिया। और कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज ज़्यादा थे, दूसरे लोगों के पास रिसोर्सेज कम थे, और शायद से इसलिए इनके बीच में लड़ाई हो रही है। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पेंटिंग as far as if you really want to know कि when did people start fighting with each other and why did we really have to fight with each other.
and why do we really need to go to war, right? Another very important piece of art is the palette of King Narmer, Hierakonpolis, and dated around 3000 BC. The material is slate and it is of 25 inches length. What is the most important thing about this palette? Now, what is a palette? If you are an artist, you know that you require a palette for mixing of colors, but this palette is not used for mixing of colors. This palette is used for preparing eye makeup, यानी कि एंटी ग्लेयर. अगर इफ़ यू टेक अ लुक एट द नाइल रिवर, उसके आसपास जहाँ जहाँ पर नाइल है तो उसके आसपास काफ़ी ग्रीनरी है, लेकिन वो ग्रीनरी लिमिटेड एरिया तक है. उसके आसपास, उससे आगे आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारा बड़ा डेजर्ट ही है वहाँ पर. एंड व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन द सैंड, वो आँखों के ऊपर चुभती है. तो ये शायद से आई मेकअप बनाते थे, एंटी ग्लेयर जो आई मेकअप होगा, राइट. इसमें इस पैलेट को अगर हम लेफ़्ट वाली पैलेट को हम देखेंगे, देयर वाज वन फ़ैरो ऑफ कोर्स किंग नारमेर ऑफ अपर इजिप्ट, और उन्होंने क्या किया कि लोअर इजिप्ट के किंग को डिफीट करके अपर और लोअर इजिप्ट को यूनिफाई किया. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं आपके किंग नारमेर, और ये शायद से होंगे जो लोअर इजिप्ट के किंग होंगे, उनके उन्होंने बाल पकड़े हुए हैं. और जो किंग नारमेर है यहाँ पर उन्होंने एक मेस पकड़ा हुआ है, एंड इट सीम्स एज इफ ही इज़ अबाउट टू किल द किंग ऑफ लोअर इजिप्ट, राइट. और एक और भी चीज़ है कि इजिप्शियंस अपने किंग्स को होली मानते थे. दे यूज्ड टू थिंक दैट द फेरोज आर देयर गॉड्स. तो ये जो काम कर रहे हैं किंग नारमेर, वो देखो, ही इज़ नॉट वेयरिंग एनी सैंडल्स इन हिज फीट. उनके पीछे एक सर्वेंट खड़ा हुआ है और आप देख सकते हैं कि सर्वेंट के हाथ में सैंडल्स हैं उनके, और उसने यहाँ पर एक कोई पिक्चर पकड़ा हुआ है. तो इट सीम्स एज इफ दिस थिंग अबाउट किलिंग द किंग ऑफ लोअर इजिप्ट इज़ अ वेरी होली कॉज, और इसके लिए उन्होंने अपना सैंडल्स उतारे हुए हैं. यहाँ पर हम देख सकते हैं एक फैल्कन विच अगेन रिप्रेजेंट्स होरस, गॉड ऑफ अपर इजिप्ट, राइट. और फैल्कन ने क्या किया हुआ है, एक पैर उनका पेपायरस को पकड़ा हुआ है और दूसरे से एक रस्सी निकल रही जिससे कि उन्होंने एक हेड को यहाँ पर काबू किया हुआ है, जो हेड ज़मीन से निकल रहा है. ये दोनों चीज़ें लोअर इजिप्ट की है. ये दिस मस्ट बी द किंग ऑफ लोअर इजिप्ट, एंड पेपायरस इज ऑफ कोर्स सिम्बॉलिक ऑफ लोअर इजिप्ट. और फैल्कन ने क्या किया, दोनों चीज़ों को अपने जकड़ में पकड़ा हुआ है. तो दो लोग हैं यहाँ पर, दो चीज़ें हैं जिन्होंने लोअर इजिप्ट को कंट्रोल में किया हुआ है. दैट इज़ द किंग एंड द फैल्कन, विच दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो इट इज़ लाइक द होली किंग और द होली फ़ैरो हु इज़ अ गॉड एंड अ किंग, राइट. एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर जो सेकंड बैक साइड, जो ये बैक साइड है, ये फ्रंट है. ये फ्रंट साइड में आप देख सकते हैं कि किंग नारमेर के क्राउन को अगर आप देखेंगे तो, और यहाँ के क्राउन को आप देखेंगे तो देयर इज़ अ डिफरेंस. यहाँ पर क्राउन इज़ विद अ कोबरा विच इज़ सिम्बॉलिक ऑफ लोअर इजिप्ट. नाउ द किंग इज़ वेयरिंग द क्राउन ऑफ बोथ द अपर एंड लोअर इजिप्ट. यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं कि सर्वेंट इज़ very small as compared to the size of the king. Here also the servant is very small as compared to the size of the king. Of course the king of lower Egypt अगर उनको खड़ा कर दिया जाए तो size is same, which shows what is, यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि important personalities कौन सी है. important personalities किंग फेरो हैं जिनकी हाइट बड़ी दिखाई गई है, और जो कॉमन आदमी है उनकी हाइट बहुत ही छोटी दिखाई गई है. यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी हाइट बहुत छोटी दिखाई गई है. ख़ास बात नारमेर पैलेट की ये है कि दिस इज़ द फर्स्ट अर्लीस्ट हिस्टोरिक पर्सनेज विथ नेम. यहाँ पर हमको ये एक ऐसा पोर्ट्रेट है जिसके बारे में हम कह सकते हैं विथ कन्विक्शन कि ये किंग नारमेर ही है, एंड दिस इज़ द फर्स्ट हिस्टोरिक पर्सनेज जिनका नाम साथ में दिया गया है.
यहाँ पर आप देख सकते हैं लिम्प बॉडीज़ ऑफ एनिमी ज़मीन पर गिरे हुए हैं, डेड एनिमी। और एक और ख़ास चीज़ है, किंग नारमेर के कॉस्ट्यूम में एक बुल स्टेल है। बुल अगेन सिग्निफाइज गॉड एंड ऑफ कोर्स द किंग ऑल्सो। यहाँ पर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, विद द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड्स, द किंग नारमेर हैज़ defeated his enemy and unified upper and lower Egypt। और एक और भी चीज़ है, यहाँ पर आप देखेंगे कि किंग नारमेर का हेड है प्रोफाइल में, लेग्स हैं प्रोफाइल में, आर्म्स हैं प्रोफाइल में, लेकिन शोल्डर्स फ्रंटल है। और ये एक स्टाइल है जो कि सिर्फ वो लोग अपने इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के लिए रखते थे, यानी कि एरिस्टोक्रेट्स एंड फेरोज़। लेकिन जो नॉर्मल इंसान होता था वो उनका उन्होंने देखिए ऐसा कुछ नहीं दिखाया हुआ है। दे आर ऑल शोन इन प्रोफाइल ओनली। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफीटेड एनिमी है, यहाँ पर डिफीटेड एनिमी की बॉडीज़ है। ख़ास बात क्या है कि इन एनिमी की आप हेड नहीं देख सकते, दे ऑल आर हेडलेस बॉडीज़। सो वेयर आर द हेड्स? आप ध्यान देंगे तो यू कैन सी दैट द हेड्स आर बिटवीन देयर legs over here. Maybe from then only the head count had started, right? यहाँ पर भी आप सर्वेंट्स देखेंगे, ये पूरे प्रोफाइल में ही दिए गए हैं। यहाँ पर भी सर्वेंट्स प्रोफाइल में दिए गए हैं। यहाँ पर आप नीचे आकर के देखिए तो यू कैन सी अ बुल इज़ अटैकिंग अ फोर्ट्रेस। नाउ द बुल इज़ द गॉड एंड द फोर्ट्रेस मस्ट बी रिप्रेजेंटिंग द लोअर इजिप्ट, राइट? एंड here you can see again a dead body। यहाँ पर ख़ास बात क्या है जो आपको पहली पेंटिंग में नहीं आपने देखा, यहाँ पर कहीं पर भी ग्राउंड लाइंस नहीं है, कहीं पर भी आप ग्राउंड लाइंस नहीं है। बोट्स हैं लेकिन पानी नहीं है इनके आसपास, राइट? इनके आसपास पानी नहीं, आप देख सकते हैं, राइट? एंड अनदर थिंग इज़ कि डिफरेंट इवेंट्स के लिए उन्होंने डिफरेंट लेवल्स बनाए, डिफरेंट लेवल्स फॉर डिफरेंट इवेंट्स। हियर यू कैन सी देयर इज़ अनदर इवेंट, यानी कि प्रोसेशन। यहाँ पर वो जीत चुके हैं और अपने झंडे फहरा करके जा रहे हैं। यहाँ पर एक डिफरेंट इवेंट है, यहाँ पर एक डिफरेंट इवेंट है, यानी कि ही इज़ किलिंग द किंग ऑफ लोअर इजिप्ट। एंड यहाँ पर एक डिफरेंट इवेंट है, यानी कि द बुल इज़ अटैकिंग द फोर्ट्रेस ऑफ लोअर इजिप्ट, राइट? एंड जहाँ पर भी आप देखेंगे कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं तो वो सबके सब ग्राउंड पर खड़े हुए हैं, लेकिन जो डेड बॉडीज़ हैं उनके आसपास उन्होंने कोई ग्राउंड लेवल नहीं दिखाया हुआ है। और एक दो लोग हैं जिन्होंने इन जानवरों को पकड़ा हुआ है, विच में सिम्बलाइज द यूनिफिकेशन ऑफ अपर एंड लोअर इजिप्ट। इनके नीचे इन्होंने ग्राउंड लेवल नहीं दिखाया हुआ है। So all in all, you can see that these palettes are very beautiful works of art. It is a really beautiful work of art। और ये एक पहला इंसिडेंट यहाँ पर वर्क ऑफ आर्ट है जहाँ पर कि हम पूरी की पूरी एक स्टोरी को समझ पा सकते हैं, राइट? यहाँ पर हम स्टोरी को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम पूरी की पूरी एक स्टोरी को समझ पा रहे हैं, राइट? Another nice work of art that we have come across is a panel, which is a portrait panel of Hesi Ra या Hesier, and found at Saqqara, dated 2660 BC. It is on wood and it is 45 inches. Right. So eyes आप देख सकते हैं, frontal view है। shoulders आप देख सकते हैं, frontal view है, लेकिन हेड प्रोफाइल है और लेग्स प्रोफाइल में है, आर्म्स भी प्रोफाइल में है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज़्यादा करके पोर्ट्रेचर बनाया जाता था सिर्फ इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ का और एरिस्टोक्रेट पीपल का, लेकिन इनका हु वॉज हेसी रा, ही मस्ट बी एन इम्पॉर्टेंट पर्सन लाइक अ स्क्राइब। एंड स्क्राइब्स की बहुत एक इम्पॉर्टेंट जगह होती थी इजिप्शियन डायनेस्टीज़ में,
क्योंकि दे यूज टू मेंटेन ऑल द रिकॉर्ड्स। अभी आप स्क्राइब कैसे हम कह सकते हैं, बिकॉज ही इज़ कैरिंग रिटन मटेरियल, राइटिंग मटेरियल्स। ये आप देख सकते हैं कि पेंटिंग मटेरियल, राइटिंग मटेरियल वो सब उनके हाथ में है। एक और भी अच्छा रिलीफ वर्क मैं आपको दिखाना चाहूँगी, दैट इज़ दिस वन। एंड यहाँ पर आप अगर फिर से देख सकते हैं, आइज़ और ऑफ फ्रंटल व्यू, हेड इज़ इन प्रोफाइल, शोल्डर्स आर इन फ्रंटल व्यू, आर्म्स आर इन प्रोफाइल, and it is a low relief but from the New Kingdom, right? और सेम चीज़ हम देख सकते हैं टूटनखामुन हंटिंग में, सेम चीज़ फॉलो की गई है, लेकिन मैं आपको जैसे आगे जाके बताऊंगी कि कुछ यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटीज़ आई हैं टूटनखामुन के इस पेंटिंग के अंदर। लेकिन ऑल इन ऑल यू कैन सी दैट द हेड इज़ इन अ प्रोफाइल, द शोल्डर्स आर फ्रंटल, etc. So this is a painted chest found in the tomb of Tutankhamun, dated 1340 to 50 BC, and it is 20 inches long. So the Egyptians believed a lot in afterlife, and they had very interesting funerary practices, and they used to have tombs for their dead. और उन tombs को जैसे सबसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ tombs जो हमने पाए हैं इजिप्ट में वो है मस्तबा, एंड मस्तबा मस्तबा का मतलब है बेंच इन अरबिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अलग अलग मस्तबास हैं, और ऊपर ज़मीन के ऊपर सिर्फ एक स्ट्रक्चर हुआ करता था, लेकिन एक्चुअल बरियल यूज्ड टू टेक प्लेस इनसाइड द अंडर द अर्थ, राइट। हियर यू कैन सी दिस इज़ द बरियल चैम्बर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बरियल चैम्बर है, और उसके साथ ही वो लोग एक चैपल बनाया करते थे जहाँ पर अपने डेटी की स्टैचू रखा करते थे। एंड ऑल्सो स्टैचू, यहाँ पर देखिए स्टैचू ऑफ द डिसीज्ड, जस्ट इन केस अगर मम्मी डिकम्पोज हो गई पूरी की पूरी, तो उनकी कहाँ जाएगी, यानी कि स्पिरिट कहाँ जाएगी। तो वो लोग क्या करते थे कि लुक लाइक स्टैचू रख देते थे टूम में ही, चैपल में, जिसमें कि अगर पूरी की पूरी बॉडी डिकम्पोज हो जाए तो वो के पास एक और चीज़ जगह होनी चाहिए रहने के लिए, और वो है look alike of the person who is died, that is the statue of the deceased. और ये एक शाफ्ट है, शाफ्ट इनटू द बरियल चैम्बर। ये बरियल चैम्बर एक्चुअल में ये शाफ्ट का क्या मतलब है, यहाँ से वो लोग पहले जा कर के बॉडी को बरी करा करते थे, लेकिन ताकि कोई और आकर के बॉडी को ना डिस्कवर कर पाए, फिर इसके ऊपर से एक पत्थर गिरा देते थे और उस शाफ्ट से उसको बरियल चैम्बर को ब्लॉक कर देते थे। और एक और भी चीज़ है कि ताकि चोर उनके मस्तबास को ब्रेक इन ना करें, और जो भी चीज़ें उन्होंने रखी हुई हैं काग के लिए, यानी कि जो डिसीज्ड है उसकी स्पिरिट के लिए, उसकी आफ्टर लाइफ के लिए जो भी चीज़ें रखी हैं, ट्रेजर्स रखे हैं, ताकि चोर ना आकर के उसको ले जाए, उसके लिए वो लोग क्या करते थे, चोरों को फूल करने के लिए दे यूज्ड टू मेक फॉल्स डोर्स इन फ्रंट ऑफ द मस्तबास। एक और हमें बहुत ही एक इंटरेस्टिंग लिंक मिला है बिटवीन द मस्तबास एंड द पिरामिड्स डेफिनेटली यू नो अबाउट इट, और ये है डेटेड अराउंड 3rd डायनेस्टी 2600 BC के, और ये है टूम्ब ऑफ किंग जोसर, राइट। और इनका आर्किटेक्ट है इम्होटेप। इम्होटेप वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, ही वॉज एन आर्किटेक्ट, ही वॉज मैथमेटिशियन, ही वॉज अ हिस्टोरियन। उसको इम्होटेप फर्स्ट आर्टिस्ट whose name has been recorded in history, he is the first artist, उससे पहले कोई भी आर्टिस्ट का किसने क्या बनाया उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। He was the grand vizier of King Zoser, and he is also known as the father of medicine. He was actually a sort of a superhuman, very intelligent man, and he was the one who designed the step pyramid. अब देखिए स्टेप पिरामिड का क्या है, पहले जैसे ही मस्तबा था, राइट, सेम टाइप ऑफ थिंग, यू नो, यू हैव अ बरियल चैम्बर, देन यू हैव द चैपल एंड ऑल। उन्होंने क्या किया कि उसी मस्तबा के ऊपर उन्होंने एक ढेर ब्रिक्स का लगाया और उसको थोड़ा सा बड़ा किया,
फिर उसके बाद फिर से और उन्होंने बड़ा किया। लेकिन मेन चीज़ इसमें क्या है कि बरियल चैम्बर अभी भी ज़मीन के नीचे है और उसके ऊपर सिर्फ एक बड़ा सारा स्ट्रक्चर बना दिया, विच क्योंकि ये स्टेप्स में बना है तो उसको हम लोग एक स्टेप पिरामिड कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, एक्चुअल फोटोग्राफ है स्टेप पिरामिड की। दिस इज़ जोसर स्टेप पिरामिड एट सकारा और इसके डायमेंशंस हैं 500 इंटू 250 मीटर। अर्लियर देयर वर 4 स्टेप्स एंड लेटर ऑन इट वाज एक्सटेंडेड टू 6 स्टेप्स। ये आप देख सकते हैं, इसके आसपास ये पूरा का पूरा डेजर्ट और इसके आसपास आप और भी स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं विच आर लाइक दोज फ्यूनररी टेम्पल्स एंड मस्तबास ऑफ अदर पीपल ऑल्सो। सो दिस इज़ द लिंक बिटवीन mastabas and the pyramids, but the most important thing is कि इस स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर completely solid है। जो भी बॉडी बरी की गई है वो अंडरग्राउंड ही बरी की गई है। Now let's come next to the Great Pyramids of Giza and ये everybody knows about it. There are 3 pyramids and they belong to different pharaohs and जो फर्स्ट पिरामिड था वो था ऑफ फेरो खुफू, डेटेड अराउंड 2530 BC एंड इट वाज द फर्स्ट एंड इट वाज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम। यहाँ पर देखने में वो छोटा लग रहा है लेकिन इट इज़ एक्चुअली द लार्जेस्ट। देन नेक्स्ट वन वाज ऑफ फेरो खाफरे, डेटेड अराउंड 2500 BC एंड देन ऑफ मेनकोरे, dated around 2470 BC, right? And this is the smallest one and all these pyramids were made during the 4th dynasty। और ख़ास बात यह है कि ये pyramids के बाद ऐसा कोई सुपर स्ट्रक्चर इतना बड़ा किसी भी डायनेस्टी में फिर से नहीं बनाया गया। अभी आप क्रॉस सेक्शन देखेंगे, लेट्स हैव अ लुक एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिरामिड ऑफ खुफू। यहाँ पर ये सारा का सारा यहाँ पर ये नंबर्स दिए गए हैं एंड आई विल जस्ट गो थ्रू इट। इफ़ यू लुक एट द हाइट इट इज़ अराउंड 450 फीट और अर्लियर इट वाज 480 फीट। यहाँ पर ये है इसका सिल्वेट और इसके ऊपर वो लोग क्या करते थे, पहले पूरा का पूरा पिरामिड का जो भी स्टोन्स होते थे ये कवर किए जाते थे and it was like covered completely so that you could not see the inside structure। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से पूरा का पूरा केसिंग उसके ऊपर बनाई जाती थी। ये इसके ऊपर थोड़ी सी केसिंग रह गई है लेकिन ये पहले अगर पूरे वाइट हुआ करते थे तो बहुत ही सुंदर लगते होंगे। ये आप देख सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट पार्ट आप आ जाइए। यहाँ पर है थर्ड, एक्चुअल एंट्रेंस है यहाँ पर और उसके बाद आप ग्रैंड गैलरी में जाते हैं और ग्रैंड गैलरी से आप किंग्स चैम्बर में जाते हैं, राइट। और उसके बाद उसी ग्रैंड गैलरी से यहाँ पर ग्रैंड गैलरी जाने से पहले ये माना जाता है कि यहाँ पर ये क्वींस चैम्बर हुआ करता था और चोरों से बचने के लिए उन्होंने क्या किया था कि एक फॉल्स टूम चैम्बर बनाया था ताकि अगर कोई भी चोर आए तो मिसलीड होकर के यहाँ चले जाएं और ये शायद से एयर शाफ्ट्स होंगे। लेकिन आप ख़ास बात यहाँ पर देखिए, चोरों ने कोशिश की है टूम को एंटर करने के लिए, वो आप देख सकते हैं थीव्स टनल्स। यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर से कुछ चोर आए होंगे जो अभी भी है एग्जिस्टेंट ये टनल्स और फिर वो मिसलीड हुए और फिर बाद में वो यहाँ आए होंगे, फिर से यहाँ से यहाँ उन्होंने टनल बनाया और सक्सीड कर गए और फिर उसके बाद दे मस्ट हैव रॉब्ड द टूम, राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलीविंग ब्लॉक्स ताकि पूरा का पूरा जो पिरामिड है उसका सुपर स्ट्रक्चर का वेट इसके ऊपर किंग्स चैम्बर के ऊपर ना आए और ये कोलैप्स ना हो जाए। अब ख़ास बात इस चीज़ की, इस पिरामिड की ये है कि इसका लोअर बेस है एक साइड का है 775 फीट और माना जाता है कि ऑलमोस्ट 23 lakhs ऑफ ब्लॉक्स ऑफ लाइमस्टोन यूज़ किए गए हैं इस
पिरामिड को बनाने के लिए, और हर एक ब्लॉक 2.5 टन्स का है, राइट। सो एक और भी चीज़ है कि द डेड वेयर बरेड ऑन द साइड वेयर द सन सेट्स, यानी कि वेस्ट साइड में वो लोग डेड को बरी करा करते थे, राइट। अब हम लोग पिरामिड ऑफ खाफरे के ये इसके ऊपर आते हैं। ये है पिरामिड ऑफ खाफरे, ठीक है, और इसके ईस्ट साइड में एक चैपल है, फर्स्ट जो टेंपल है। उसके बाद यहाँ पर एक कॉजवे है और ये एक दूसरे टेंपल के साथ कनेक्ट होता है। तो इस चैपल में ये लोग रखा करते थे क्लॉथ, फूड, सेरेमोनियल वेसल्स। दिस इज़ द पिरामिड ऑफ खाफरे, दिस इज़ द पिरामिड ऑफ खुफू। पिरामिड ऑफ खाफरे की खास बात क्या है कि उसके साथ कनेक्टेड है यहाँ पर द ग्रेट स्फिंक्स। बहुत ही बड़ी एक स्टैचू है जिसकी बॉडी लायन की है और फेस पिरामिड ऑफ खाफरे, फेरो खाफरे के जैसे रिजेंबल करती है। एंड दिस वन इज़ ऑफ कोर्स द पिरामिड ऑफ खुफू एंड पिरामिड्स ऑफ द रॉयल फैमिली एंड मस्तबास ऑफ नोबल्स। अब यहाँ पर आप देखेंगे पिरामिड ऑफ खुफू के आसपास बहुत सारे मस्तबास हैं और छोटे छोटे पिरामिड्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। लोगों का ये मानना था कि जो फेरो है उसमें गॉड लाइक प्रॉपर्टीज़ हैं, और जो उनके साथ में जो लोग रहते थे वो ना ही सिर्फ इस लाइफ में उनके साथ रहना चाहते थे, लेकिन अगली लाइफ में भी, आफ्टर लाइफ में भी उनके साथ ही रहना चाहते थे। इसलिए ये माना जाता है कि उनके आसपास ही वो लोग अपने मस्तबाज और छोटे छोटे पिरामिड्स भी बनाते थे कि इफ़ द फेरो वुड हैव टेकन केयर ऑफ देम इन दिस लाइफ, ही वुड टेक केयर ऑफ देम इन द आफ्टर लाइफ ऑल्सो, which is a very interesting thing. Now we'll come to the ग्रेट स्फिंक्स। यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर ये ग्रेट स्फिंक्स है, इसको हम डिस्कस करते हैं। दिस इज़ अराउंड 73 मीटर लॉन्ग, दैट इज़ 240 फीट, और हाइट है इसकी अराउंड 20 मीटर 66 फीट। और दिस इज़ द स्टैचू ऑफ खाफरे who ruled from 2558 BC to 2532 BC। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने एक हेड्रेस पहना हुआ है, दैट इज़ ऑफ प्लीटेड लिनन। ये किस चीज़ का है? पूरा का पूरा ये स्टैचू, इट इज़ मेड फ्रॉम नेचुरल लाइमस्टोन, उसमें से ही नेचुरल रॉक में से काव किया गया है। बॉडी है लायन की, विच सिग्निफाइज द किंग, and also it is a symbol of the sun god, solar symbol। ख़ास बात इनकी ये है कि इसके सामने एक स्टेले भी है यहाँ पर, जो कि हमने डिस्कस किया था पहले भी, और इनका दूसरा नाम है होरेमाखेट, जिसका मतलब है होरस इन द होराइजन, दैट इज़ द सन गॉड। एंड that is all that you are going to discuss today, but the most important thing is right till the end of the Egyptian civilization and even today the thing that intrigues most of us is ki what is there in the afterlife. Do we have a spirit? Do we have a soul? What happens to the soul in the afterlife? And the quest continues. Thank you.